28 दिसंबर 2025 को ईरान की जनता अचानक से सड़कों पर उतर आती है और अपने ही देश के खामेनेई सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन शुरू करती है। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत ईरान के तेहरान से शुरू होता है और धीरे धीरे करके ईरान के 31 पूरे प्रांत में बहुत ही भयावह रूप से फैल जाता है। मीडिया हाउसेस ये खोजने निकलते हैं कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह ईरान में हुआ क्यों। तो पता लगता है कि ईरान में महंगाई है, तानाशाही है और इस्लामी शासन है। एक इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक शासन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस जन प्रतिरोध को दबाने के लिए ईरान सरकार ने तकरीबन 10,500 से लेकर के 11,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर इस समय कहा जाए तो ईरान में इंटरनेट का एक ब्लैकआउट चल रहा है और ऐसा करने का कारण ये था कि ईरान की जनता महंगाई, तानाशाही और इस्लामी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते करते अपने ही देश के सरकार और नेताओं के खिलाफ चली गई। यह एक दमनकारी नीति है, लेकिन ईरान की सरकार इस हद तक मजबूर क्यों हुई कि अपने ही देश के जनता के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। अब हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गैस का भंडार और सबसे बड़ा चौथा तेल का भंडार मौजूद होते हुए भी ईरान आखिर गरीब क्यों है? ईरान में महंगाई इस स्तर तक क्यों है? अगर आंकड़ों में बात करें तो ईरान के पास इस समय 157 अरब बैरल तेल मौजूद है और 34 ट्रिलियन क्यूबिक गैस की उपलब्धता है, लेकिन फिर भी ईरान गरीब है क्योंकि ईरान ना ही अपना तेल बेच सकता है, ना ही अपना गैस बेच सकता है। अगर ईरान अपना तेल और गैस बेचेगा तो दुनिया की जो ऊर्जा राजनीति है वो बदल जाएगी और अमेरिका ऐसा होने नहीं देना चाहता। आखिर ईरान में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन का कारण ईरान की सरकार है या ईरान के साथ कोई खेल खेला जा रहा है या ईरान इस समय किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बना हुआ है? आज ईरान पे अमेरिका के द्वारा हजारों प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1979 से पहले अमेरिका और ईरान के संबंध आज से बेहतर हुआ करते थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति होती है, यह सरकार बदलती है और ईरान कहता है कि अब हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। ईरान अपने तेल खुद बेचना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है और वो डॉलर सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करता है। डॉलर सिस्टम से बाहर जाने की अगर कोई भी देश बात करता है तो वो अमेरिका के लिए सीधे एक चुनौती होती है, क्योंकि अमेरिका की सत्ता डॉलर पे टिकी हुई है और अमेरिका चाहता है जो भी तेल बिके वो डॉलर में बिके, इससे अमेरिका की सत्ता बनी रहेगी। अब अमेरिका किसी से सीधा युद्ध तो करता नहीं है, तो अमेरिका अपना सबसे बड़ा हथियार प्रतिबंधों का जो है वो निकालता है और ईरान के ऊपर एक एक करके कई सारे प्रतिबंध लगा देता है, जिसमें ईरान के ऊपर तेल बेचने पे प्रतिबंध है, डॉलर पे प्रतिबंध है, शिपिंग पे प्रतिबंध है, बैंकिंग सेक्टर्स में प्रतिबंध है, जिसे आर्थिक प्रतिबंध भी कहते हैं। इतने प्रतिबंधों को झेलते हुए कोई देश अमीर कैसे हो सकता है? चाहे उसके पास जितनी भी संसाधन है वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा। और इन प्रतिबंधों का नतीजा ये निकलता है कि 2018 से अब तक ईरान की करेंसी रियाल में तकरीबन 90% की गिरावट हो चुकी है। ईरान में 40 से 50% तक की महंगाई बढ़ चुकी है। ईरान में बेरोजगारी 25% से ज्यादा हो चुकी है। यही कारण है, यही असंतोष है जिसके कारण 28 दिसंबर की घटना और लोगों का अविश्वास सरकार के प्रति गहरा जाता है और वो एक क्रांति के रूप में, वो एक जन आंदोलन के रूप में बाहर निकलती है। ये ईरान की बात नहीं है। किसी भी देश के जनता को खाने के लिए अगर दोगुना कीमत चुकाना पड़ता है, दवाओं के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, रोजगार उनके पास है नहीं, तो उस देश की जनता का विश्वास उस देश के सरकार से गिरता है और इसी तरीके के आंदोलन जो है वो देखने को मिलते हैं। जब इस तरीके के आंदोलन बाहर आते हैं तो अमेरिका कहना शुरू करता है कि देखो उस सरकार के प्रति उस देश की जनता जो है वो विश्वास जाहिर नहीं कर रही है और उस देश की सरकार बुरी है।
लेकिन उस देश की जनता को ये नहीं पता होता कि आज उस देश की जो स्थिति हुई है, आज जो ईरान की स्थिति हुई है, उसके पीछे पर्दे से कितने दिनों पुराना, कितने सालों पुराना एक खेल चलता चला आ रहा था, जिसके वजह से आज ईरान की सरकार इस स्थिति में पहुंच गई है। अगर अमेरिका के प्रतिबंधों के इस मॉडल के बारे में बात करें तो ये कुछ नया नहीं है। अमेरिका ने कई देशों पे इस तरीके के प्रतिबंध लगाए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जिससे उस देश में भारी क्षति हुई, लोगों ने अपने जान गंवाए, लोग अपने घरों से बेघर हुए, लेकिन अमेरिका को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने अमेरिका के जिस प्रतिबंध मॉडल के बारे में बात की थी, अमेरिका ने ये मॉडल लीबिया के ऊपर भी लगाए, सीरिया के ऊपर भी लगाए, रसिया के ऊपर भी लगाए, इराक में भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया और हालिया दिनों में देखा जाए तो उसने इस मॉडल का इस्तेमाल भारत के ऊपर भी करने की कोशिश की, लेकिन भारत में ये मॉडल सफल नहीं रहा। जो भी देश अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका उस देश को लोकतंत्र का रखवाला घोषित कर देती है और बताती है कि उस देश में लोकतंत्र है, और जो भी देश अमेरिका की बातें नहीं सुनता, अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, वहां अमेरिका तानाशाही घोषित करता है। और फिर उसके बाद उसका सबसे बड़ा हथकंडा मानवाधिकार के उल्लंघन के नाम पर वो खुद की एंट्री करता है, वहां की सरकार को गिराना, वहां उस देश की संसाधनों को हड़पना, जिसमें तेल, गैस और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हड़पना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये अमेरिका की नीति बन जाती है। अब थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ईरान में जो ये घटनाएं घट रही हैं, ईरान में जो ये बगावत चल रही है, ईरान में जो ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये कोई तात्कालिक कारण है या इसका बीजारोपण आज से बहुत पहले इतिहास में कर दिया गया था। अब हम इस टाइमलाइन की शुरुआत करते हैं। इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है 1953 से। उस समय एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेग। मोसादेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया क्योंकि उन्हें पता था अगर उनके देश में तेल है तो ईरान की जनता जो है उस तेल का फायदा उठा करके एक बेहतर भविष्य और बेहतर जिंदगी जी सकती थी। लेकिन ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को कतई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से पहले जो तेल का खेल था उसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को फायदा था। इस कारण अमेरिका के CIA और ब्रिटेन की सरकार ने मिल करके ईरान के मोहम्मद मोसादेग को सत्ता से हटाने का एक षड्यंत्र रचा जाता है और वो इस षड्यंत्र में कामयाब होते हैं और ईरान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शाह मोहम्मद रेजा को कुर्सी पर बैठाया जाता है, जो कि ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन के लिए काम करता रहेगा और अमेरिका और ब्रिटेन का ये तेल का खेल ईरान में चलता रहेगा। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता और वक्त आता है 1979 का, जब ईरान में एक ईरानी क्रांति होती है और इस क्रांति में शाह मोहम्मद के सत्ता का पतन होता है और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी शासन में आते हैं, जो कि प्रो ईरानी माने जाते थे और उन्होंने भी ईरान के लोगों के बारे में, ईरान के हक के बारे में काम करने का सोचा। लेकिन यहाँ 4 नवंबर 1979 को एक घटना घटती है जिसमें ईरान के कुछ छात्रों ने मिल करके अमेरिका के दूतावास कब्जा किया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंदी बना के रखा। इसे देश दुनिया में और अमेरिका ने हॉस्टेज क्राइसिस का नाम दिया। यहाँ से अमेरिका और ईरान के संबंध और भी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं और 1980 आते आते अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंध पूरी तरीके से टूट जाते हैं। 1980 के दशक में ये तनाव जारी ही रहता है कि अमेरिका एक और ऐसा कदम उठाता है जिसके वजह से ईरान की जनता में, ईरान के लोगों में अमेरिका के खिलाफ अविश्वास और भी गहरा हो जाता है। इसका कारण था कि 1984 में अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डाल दिया था। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि 1988 में एक और घटना घटती है। वो घटना थी कि अमेरिका के एक युद्धपोत ने गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार दिया। इसमें 290 लोग मारे गए।
यहाँ से अमेरिका और ईरान के बीच संकट और गहरा हो जाता है। ये सारी चीजें कम नहीं थी कि 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान को एक और खिताब से नवाजते हैं। इस खिताब का नाम था एक्सिस ऑफ इविल, मतलब ईरान बुराई की एक बहुत बड़ी धुरी है। ये चीजें अमेरिका और ईरान के संबंध को अच्छा करने के लिए तो कतई नहीं थी। ये चीजें इसी तरीके से चलती रही और वर्ष 2015 में ओबामा की सरकार आती है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका सहित P5+1 देश ईरान के साथ जैकपोवा नाम का एक न्यूक्लियर डील किया। इसके वजह से ईरान से कुछ प्रतिबंध हटे और थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई थी कि अमेरिका 2018 में इस डील से खुद को बाहर कर लेता है। उसका कारण था कि ट्रंप सत्ता में आते हैं। ट्रंप सत्ता में आते ही जैकपोवा से खुद को बाहर करते हैं और ईरान के ऊपर फिर से उन्होंने प्रतिबंधों का एक जो बोझ था वो रख दिया। इससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। ये सारी चीजें कम नहीं थी कि 2020 में एक और घटना घटती है जिसमें अमेरिका ने ईरान के शीर्ष सेनापति कासिम सुलेमानी को हवाई हमले में मार दिया। 2020 की ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य गतिरोध को बढ़ावा देने में कारगर रही, लेकिन ये मामला उस हद तक नहीं पहुंचा कि युद्ध की नौबत आए। और ये मामला कम नहीं था कि 2025 में ट्रंप सरकार ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, क्योंकि उन्हें यह शक था कि ईरान जो है वो परमाणु ऊर्जा के आड़ में जो है परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये थी एक टाइमलाइन की कहानी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अमेरिका ने कभी भी ईरान के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल ईरान के ऊपर किया, जिसका नाम है प्रतिबंध। और प्रतिबंधों ने आज ईरान को इस दशा में पहुंचा दिया कि ईरान के पास इतनी प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ईरान की जनता भूखों मर रही है। ईरान के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ईरान में गरीबी इस हद तक बढ़ गया है कि ईरान की जनता अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। अब जब यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो चुका है तो अमेरिका अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, वो है मानवाधिकार का राग, जो वो हर देश में अपनी अनचाही सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अमेरिका की ये नीति आज से नहीं, हमेशा से रही है कि विश्व में अमेरिका सर्वप्रथम, विश्व में अमेरिका सबसे पहले, उसके बाद कोई अन्य देश। और अगर कोई और देश अपने देश के बारे में इस तरीके से सोचता है और उसमें अमेरिका का स्वार्थ आड़े आता है, तो अमेरिका उस देश को, उस देश की राजनीति को तानाशाही, गैर जिम्मेदारी और अलोकतांत्रिक घोषित करता है। आज देश दुनिया को ये लगता है कि ये ईरान की कहानी है। आज देश दुनिया को ये लगता है कि ये कहानी वेनेजुएला की थी। आज देश दुनिया को ये लगता है कि ये कहानी मेरे देश की नहीं है। तो ऐसा हो सकता है किसी दिन ये कहानी आपके देश की बन जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में एक ऐसी राजनीति चलाने वाला शासक बैठा हुआ है जो अपने ही देश के लिए भस्मासुर बनता जा रहा है। तो आप इसका निर्णय खुद ही करें कि ईरान में घट रही घटना और विश्व के देशों में आज अमेरिका के कारण जो घटनाएं घट रही हैं, वो उस देश की खुद से जन्मी हुई समस्या है या अमेरिका के द्वारा पैदा की गई समस्या है। कि अमेरिका जिस देश से दोस्ती करता है उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे अमेरिका और अमेरिका के सरकार से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर समझ में आती है कि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश को जलाने में कतई हिचकेंगे नहीं।